अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे साइज P121। तो अरामको का साइज P121 जो है ट्रांसफार्मर इन रिएक्टर के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपने इंस्टॉलेशन करवानी है ट्रांसफार्मर की तो इसी कोड की स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आपने वही चीज़ें मटेरियल रिसीविंग, इसके बाद प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन और एंड पे जो है इनकी टेस्टिंग। तो जितने भी हमारी क्लासेस है इसमें हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर। तो इसमें डिफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर इज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की कोड 14 साम्स 531 है। तो ट्रांसफार्मर जो मेनली यूज़ होता है वो पावर ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, और इसी तरह सबस्टेशंस में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो ये चार किस्म के ट्रांसफार्मर है। तो इनके लिए अपनी जो मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है। तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए 14 साम्स 531 यूज़ होता है। ड्राई टाइप पावर ट्रांसफार्मर के लिए 14 साम्स 533 यूज़ होता है। ओवरहेड, फिर दो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, एक ओवरहेड टाइप है और दूसरा पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ओवरहेड टाइप डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए 14 साम्स 534 यूज़ होता है। और पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए 14 साम्स 536 यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है ना, ये तो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो गए। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो मैन्युफैक्चरर है वो आंसी C5713.13 है। और इस तरह कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है वो नेमा ST1 इनकी मैन्युफैक्चरर है। फिर इस तरह जो एंड पे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स है उनकी मैन्युफैक्चरर आंसी C57.16 है। जर्नल्स में आते हैं तो जर्नल में पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबको पता है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो सप्लाई साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड और लोड साइड वो वाई कनेक्टेड होनी चाहिए। फिर इसके बाद डी इनर्जाइज टेप चेंजर्स और लोड टेप चेंजर्स, मतलब अगर आप एज अ टेप चेंजर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उनकी ऑपरेशन और इनकी टेप रेंज किस टाइप की होनी चाहिए। तो डी एनर्जाइज टेप चेंजर्स के ऑपरेशन ये है कि आपने पहले ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करना है, मतलब ट्रांसफार्मर को आप करवा के उसके बाद उसकी आपने टेप चेंज करवानी है। फिर टेप रेंज का क्या हिसाब है, मतलब टेप चेंजर्स ट्रांसफार्मर में। तो उनकी दो टेप्स 2.5% एबव और दो टेप्स 2.5% बिलो होनी चाहिए रेटेड वोल्टेज की। इसके साथ जो लोड टेप चेंजर्स हैं तो ये आप ट्रांसफार्मर को विद इन एनर्जाइज आप इसकी टेप चेंज कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूस वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए हम इनेबल करते हैं। इनकी रेंज वाइडर रेंज होती है एडजस्टमेंट की। और अप्रॉक्सीमेटली ±10% लो वोल्टेज वाइंडिंग वोल्टेज आप उसकी रख सकते हैं। फिर इनकी स्टेप की साइज जो एडजस्टमेंट है वो आप स्मॉल रख सकते हैं। इसमें उन्होंने जो वैल्यू गिवन है वो 5/8%। इनकी स्टेप साइज की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और नंबर ऑफ टेप इनमें आप मतलब 33 तक रख सकते हैं टोटल। 16 स्टेप आप बिलो रख सकते हैं, और 16 स्टेप आप एबव रख सकते हैं रेटेड वोल्टेज पे। तो रेटेड वोल्टेज का मतलब जो ट्रांसफार्मर पे गिवन वोल्टेज होता है। इसके बाद साइजिंग। तो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की स्टैंडर्ड रेटिंग्स के हिसाब से उनकी साइजिंग्स होती है। तो ट्रांसफार्मर शुड जनरली यूज ANSI स्टैंडर्ड KVA रेटिंग अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन द साम्स डेटा शेड्यूल 1। तो उन पे KVA रेटिंग ANSI के हिसाब से मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है तो वो फिर आपको साम्स डेटा स्केड्यूल 1 में मिलेगा कि इस ट्रांसफार्मर पर क्या रेटिंग है। फिर इनकी सेल्फ कूल कैपेसिटी। तो सेल्फ कूल कैपेसिटी में ये है कि ट्रांसफार्मर पे जितना आप ऑपरेटिंग लोड डालते हैं तो मिनिमम उतना उनकी सेल्फ कूल कैपेसिटी होनी चाहिए। प्लस कुछ अपने फ्यूचर का लोड भी ट्रांसफार्मर के ऊपर डालना है तो इतना उनकी सेल्फ
कूल कैपेसिटी हो, ताकि वो जो रनिंग लोड भी बर्दाश्त कर सके और कुछ फ्यूचर्स का आप स्पेयर लोड भी उस पर डाल सके। लोड ग्रोथ फैक्टर्स है तो उसमें पार्शियल पूल ओनली ट्रांसफार्मर 10% लोड ग्रोथ फैक्टर शुड बी एडेड टू कैलकुलेटेड लोड। जब आप ट्रांसफार्मर की लोड कैलकुलेट करवाएंगे तो उसके 10% लोड ग्रोथ की वैल्यू होनी चाहिए। फोर्स कूलिंग है तो अगर आपने ट्रांसफार्मर की फोर्स कूलिंग करवानी है तो फिर एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग 2500 kVA और इससे लार्ज, इसके लिए हम एयर कूलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और जब बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 90 MVA से लार्जर होते हैं तो उनके लिए दो स्टेजेस होते हैं। पहले एयर कूलिंग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है ना ऑयल कूलिंग। तो मतलब टू स्टेजेस का मतलब ये है कि इधर एयर कूलिंग भी होता है और ऑयल कूलिंग भी होता है। टेम्परेचर डी रेटिंग्स, self cool transformer must be derated for continuous operation at higher ambient temperature according to ANSI guideline। इनकी टेम्परेचर डिरेटिंग की वैल्यू वो ANSI गाइडलाइन से के अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। और इस तरह एम्बियंट टेम्परेचर पर आराम को ऑपरेटिंग एरियाज आर स्पेसिफाइड साइज P100 में आपको भी मतलब जो एम्बियंट टेम्परेचर्स की वैल्यू है वो इसी कोड में मिलेंगी आपको। इसके साथ जो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस हैं तो when transformer operate in parallel, the total circulating current should be 10% of the rated current of the lowest kVA rating of the transformer। तो वो जो 10% से लेस होनी चाहिए जो सबसे लोवेस्ट केवीए रेटिंग की ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो पैरेलल कंडीशंस में। फिर रिएक्टर्स, रिएक्टर्स में दो किस्म के रिएक्टर्स है, एक करंट लिमिटेड रिएक्टर्स और दूसरा मोटर स्टार्टिंग रिएक्टर्स। तो करंट लिमिटेड रिएक्टर्स हम आउटडोर और इंडोर लगाते हैं। तो आउटडोर के लिए इनकी कंस्ट्रक्शन कापर की होनी चाहिए और ऑयल एमरेस्ट होनी चाहिए। जो आउटडोर हो वो कापर की हो और ऑयल एमरेस्ट हो, और इनकी डिरेटिंग वैल्यू ऑयल एमरेस्ट ट्रांसफार्मर की तरह हो, और उनकी शॉर्ट टाइम रेटिंग 3 सेकंड होनी चाहिए। इस तरह इंडोर की जो है वो भी कापर की हो लेकिन ये एयर कूल हो, और इनकी लोकेशन मिनिमाइज मस्ट बी प्लेस टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट्स। इनकी डी रेटिंग्स ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की तरह होनी चाहिए, और शॉर्ट टाइम रेटिंग इनकी 3 सेकंड होनी चाहिए। मोटर स्टार्टिंग रिएक्टर्स, उनकी शॉर्ट टाइम रेटिंग, द प्राइमरी कंसर्न इज इंश्योरिंग द रिएक्टर कैन विस्टेन द हाई करंट एंड स्ट्रेस दैट अकर ड्यूरिंग मोटर स्टार्टिंग। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो हाई करंट रेटिंग है आपका रिएक्टर उस हिसाब से उनकी रेटिंग होनी चाहिए। इस तरह सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसफार्मर की है वो प्रिजर्वेशन है। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपको पता हो कि हमने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ट्रांसफार्मर दो किस्म के होते हैं, एक ड्राई टाइप के और एक ऑयल फिल्ड। तो आपने बहुत ट्रांसफार्मर को इंडोर फ्रीजर करवाना है, मतलब हीटेड जगह ना हो, साफ जगह हो, और कोई मॉइस्चर वगैरह ना हो। फिर इनकी इंस्पेक्शन वीकली इनकी इंस्पेक्शन करवानी है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर आपने साइड पे नहीं लगाना है, मतलब 2-3 मंथ्स के लिए अगर आपने फ्रीज़रों करवाना है तो आपने इसकी फिर वीकली इंस्पेक्शन करवानी है। और स्पेस हीटर लगाना है ताकि उनकी टेम्परेचर सब चीज़ों की मेंटेन कर सके। और ट्रांसफार्मर को प्रॉपरली कवर होना चाहिए, मतलब बारिश वगैरह से, कोई दूसरी चीज़ों से, डस्ट वगैरह से। तो उनकी कवरिंग कवरिंग जो है वो मोस्टली तारपिलीन से करवाते हैं। ऑयल फेल ट्रांसफार्मर फिल विद गैस, और जो ऑयल फेल ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ ना कुछ ऊपर गैस की होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रेशर्स और रिलेज भी वगैरह लगाते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस यूज़ होता है, इनकी वैल्यू 0.5 PSI से लेकर 5 PSI तक होती है। फिर हर मंथ उसकी गैस प्रेशर को चेक करवाना। तो ये प्रिजर्वेशंस में आते हैं सारा कुछ। फिर इनकी अगर ऑयल वाला ट्रांसफार्मर है, मतलब ऑयल फिल है, तो फिर इनकी लीकेज इंस्पेक्शन करवानी है, वाइंडिंग टेस्ट इनकी करवानी है टाइम टाइम पे।
और जिस तरह इसके साथ स्पेस हीटर लगा हुआ है तो उनकी ग्राउंडिंग इंस्टॉलेशन मस्ट है, ताकि वो ग्राउंड इंस्टॉल हो। फिर इंस्टॉलेशंस पे आते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए जनरल रिक्वायरमेंट से कुछ आयल एमरेस ट्रांसफार्मर अगर 10 MVA इससे ग्रेटर है तो ये फिर ANSI C51.12.11 के हिसाब से इनकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग होगा। अगर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसके लिए NEC और ANSI C57.94 स्टैंडर्ड ऑफ यूज़ करते हैं। फिर डिस्कनेक्टेड मींस इसमें है अगर आपका ट्रांसफार्मर मल्टीपल ट्रांसफार्मर लगे हैं तो आपने सिंगल डिस्कनेक्टेड डिवाइस अगर उससे फीड होता है तो अ लोड ब्रेक डिस्कनेक्टेड मीन इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट ईच ट्रांसफार्मर इंडिविजुअली। तो हर इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर को आपने एक लोड ब्रेक डिस्कनेक्टेड लगाना है। फिर इस तरह सेपरेशंस है। ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर मेंटेन एडिक्वेट सेपरेशन फ्रॉम बिल्डिंग्स। जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है उनकी जिस बिल्डिंग में लगा हो उनकी थोड़ी सी उसमें सेपरेशन होनी चाहिए। और वो सेपरेशन किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा? ANSI IEEE 979, ताकि फायर hazards को मिनिमाइज कर सके। फिर इंस्टॉलेशंस ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए था। अभी अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपने इंस्टॉल करवाना है या कंट्रोल ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाना है तो इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल के लिए ये है कि HV फ्यूजेस, हाई वोल्टेज फ्यूजेस प्राइमरी साइड पे आप लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। उनकी रेटेड 34.5 kV से एबव होनी चाहिए। और इस तरह CT सेकेंडरी रेटिंग जो है वो 5 एम्पेयर तक होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हो तो उसके लिए अलग होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 5 एम्पेयर होनी चाहिए। CT सेकेंडरी रेटिंग एज ए KOC इंस्पेक्टर ये आपने याद रखनी है। अगर CT सेकेंडरी रेटिंग है तो वो 5 एम्पेयर है। CT रेशो मॉडिफिकेशंस मॉडिफाइंग CT रेशो बाय लूबिंग प्राइमरी केबल और सेकेंडरी लीड इज प्रोहिबिटेड। और इस तरह सीट एक्यूरेसी सिचुएशंस का आपने ख्याल रखना है कि क्लास को जो है एक्यूरेसी की ख्याल रखनी है। और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो उनकी स्प्लिस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके दरमियान कोई जॉइंट वगैरह ना हो। कनेक्शन मस्ट बी मेड बाय फ्रूट टर्मिनल्स, और इनकी जो फ्रूट टर्मिनल है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वही होनी चाहिए सीडी सेकेंडरी वायरिंग की। फिर जो है एंड पे आपने प्रिजर्वेशन करवाई, इंस्टॉलेशन करवा ली, फिर टेस्टिंग्स की। तो ट्रांसफार्मर के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टिंग करवाते हैं साइड पे। एक रेशो टेस्ट हो गया। आपका भी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है तो आपने इसकी रेशो टेस्ट करवाना है। प्यूरिफाइज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो उसमें आपकी जो आरामको स्टैंडर्ड्स में है वो उनके हिसाब से 0.5% डिविएशन इज अलाउेबल इन द टेस्ट रिजल्ट। 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना अलाउ है मतलब रेशो टेस्ट में। फिर इसके बाद वाइंडिंग टेस्ट आता है। वाइंडिंग टेस्ट में हम रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स की कंडीशन चेक करवाते हैं। फिर पोलैरिटी टेस्ट है, डिटरमाइन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वाइंडिंग्स, इनकी चेक करवाते हैं। इम्पल्स टेस्ट, सिमुलेटिंग लाइटिंग स्ट्राइक टू एक्सिस इंसुलेशन स्ट्रेंथ, फिर इनकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ को चेक करवाते हैं कोई लाइटिंग स्ट्राइक से। Western voltage test apply high voltage to test insulation integrity। फिर इस तरह जो कॉमन शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया जो हम कॉपर लॉसेस के लिए यूज़ करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया जो कोर लॉसेस के लिए यूज़ होते हैं। फिर टेम्परेचर टेस्ट हो गया, अंडर नो लोड कंडीशन को आपने चेक करवाना है। फिर इसके बाद जो पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट टेस्ट है, तो इनकी पर्पज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन इंसुलेशन को चेक करवाते हैं। इनकी मेथड ये है कि दो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक में 1 मिनट इन 10 मिनट्स। और इस तरह ट्रांसफार्मर आयल टेस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैयर आयल एबिलिटी टू विथस्टैंड वोल्टेज। तो फिर आयल टेस्ट उनमें आयल की कंडीशन को चेक करवाते हैं कि इसमें कोई वाटर कंटेंट तो नहीं, एसिडिटी एसिडिटी तो नहीं है। तो ये एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने इन टेस्ट को मोस्टली प्रिजर्वेशंस के बारे में ख्याल रखना है।
तो आज का क्लास यहाँ तक काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।